आज पिंचाजी ने अपने पत्ते थोड़ी कहले कि किसको चेयरमैन बनाएंगे, नहीं ना। तो सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं बन जाऊँ। मैं बेबाक बोल रहा हूँ। पिंचाजी से दूरी बनाए हुए इस पूरे प्रकरण से। भाई सुन लो मेरी बात, रोल है पिंचाजी का इसमें। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। मेरी पिंचाजी से सरदार शहर की मौजूदा स्थिति में राजनीतिक उठापटक है वो तेज हो चुकी है। कांग्रेस द्वारा भाजपा के पार्षदों के साथ मिलकर मौजूदा सभापति राजकरण चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसे में आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, ये संशय हर शहरवासियों के मन में है। इस समय हमारे साथ सरदार शहर विकास मंच के सुप्रीमो राजेंद्र राजपुरोहित साहब है। हालांकि हर छोटी बड़ी बातों पर प्रक्रिया वकील साहब देते हैं, लेकिन इस बार इस पूरे घटनाक्रम से दूरी है वो बनाए हुए हैं। हालांकि सरदार शहर विकास मंच हमेशा से सरदार शहर में चाहे जो भी घटनाक्रम उसके ऊपर नज़र रखता है, प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा यदि कोई आंदोलन की बात होती है तो सबसे पहले सरदार शहर विकास मंच वहाँ खड़ा हुआ मिलता है। हमारे साथ वकील साहब है, इनसे हम जानकारी लेंगे आखिर जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कब तक ये सदन में रखा जाएगा, किस प्रकार से सभापति को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे रहेगी, इसके साथ ही कब तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। वकील साहब, हालांकि इस पूरे प्रकरण में आप दूरी बनाए हुए हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, छोटी से छोटी बात को लेकर भी आप सोशल मीडिया पर डाल देते हो और अपनी प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन इस बार दूरी क्यों? गजेंद्र जी देखो, मैं बार बार कह चुका हूँ और मैं कई बार आपके सामने सौगंध भी खा चुका हूँ कि राजनीति मुझे पसंद नहीं है और मैं आज तक न तो कोई पंच का चुनाव लड़ा और न कभी ज़िंदगी में लड़ूंगा। लेकिन सर, मैं आपकी बात काटूंगा, लेकिन सरदार शहर विकास मंच हर राजनीतिक घटना को प्रभावित करता है सरदार शहर में। देखो, प्रभावित में हम आंदोलन करते हैं, देखो गलत के खिलाफ करते हैं, सही के साथ रहते हैं। लेकिन आज आपका जो क्वेश्चन है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। आज मैं एक अधिवक्ता के नाते सारी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा इसी के ऊपर मैं ज़्यादा मेरा वक्तव्य देना चाहूँगा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि भी आप इससे हटे हुए हैं, तो रियल में मैं हटा हूँ। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं करना चाह रहा, मैं जो म्यूनसिपलिटी राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट 2009 बना हुआ है उसका सेक्शन 53 एंड उसके रूल्स बने हुए हैं, उसके ऊपर फोकस डालना चाहूँगा। सबसे पहले आप किसी भी चेयरमैन को या मेयर को, सभापति को आप हटाते हैं तो 1/3 एक तिहाई और जो सदन यानी कि नगर पालिका या नगर परिषद है उसके 1/3 जो सदस्य हैं, पार्षदगण हैं, उनका और प्रस्ताव कलेक्टर के सामने रखना पड़ेगा। ये प्रस्ताव रखने के बाद कलेक्टर को मिनिमम 20 डेज यानी कि कम से कम 20 दिन देने होंगे। ये 20 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि कोई भी पार्षद हो सकता है दबाव के चलते या लालच के चलते या अन्य किसी कारण के चलते हुआ है तो हो सकता है ठीक हो, इसलिए ये 20 दिन सारा विचार विमर्श के लिए दिया जाता है। ये तो है मिनिमम। मैक्सिमम कलेक्टर के पास होता है 30 डेज का टाइम, यानी कि 10 दिन अपने विवेक से वो उसके विवेक के ऊपर छोड़े हैं लॉ ने। सेक्शन 53 में क्लियर कटी व्यवस्था है। मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम 20 दिन और मैक्सिमम 30 डेज, ये तो हो गया कलेक्टर का कंसिडरेशन टाइम। 20 दिन पूरे होने के बाद या 30 दिन पूरे होने के बाद कलेक्टर ने यदि समय एक्सटेंड किया है तो फिर कलेक्टर को 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा, 7 दिन के नोटिस देने पड़ेंगे पर्टिकुलर मेंबर्स को। यानी कि यदि वो 20 दिन के बाद देता है, कम से कम 20 दिन से पहले दे नहीं सकता। 20 दिन ने स्पीशियंट मान करके देता है तो फिर 20 में 7 और जोड़ दो आप, वो मेंबर को पर्टिकुलर नोटिस देगा। जो पार्षद गणों ने वहाँ दिए उनको व्यक्तिगत सूचना देगा वो इस बात की। और यदि उसने अपना विवेक का 30 दिन तक बढ़ा दिया तो फिर 7 दिन वहाँ से शुरू हो जाएंगे। यदि मिनिमम टाइम से काउंट करें तो 27 दिन होगा और यदि मैक्सिमम टाइम का काउंट करें तो 37 दिन से शुरू होगा। ये 37 दिन 27 दिन या 37 दिन पूरे होने के बाद मीटिंग कॉल की जाएगी और वहाँ फिर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर चर्चा होकर वोटिंग हो जाती है। फोरम की मीटिंग बुलाई जाएगी। बिल्कुल। और उसके ऊपर उसी दिन चर्चा होने के बाद यदि कोई चर्चा करना चाहे या सीधा वोटिंग भी हो सकती है, कई बार चर्चा नहीं होती।
वोटिंग भी हो सकती है, और जो भी जिसके पक्ष में भी ज़्यादा वोट पड़े एज पर लो। जैसे अभी अपने सरदार सर नगर परिषद में चल रहा है, तो इसमें 43 वोट चाहिएंगे, 43 वोट चाहिएंगे। 43 वोट यदि 55 वोट है, 43 वोट से। यस, 43 वोट यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पेश किया गया है उसके पक्ष में गिर जाते हैं तो प्रस्ताव पास हुआ मान लिया जाएगा। और यदि 43 से कम रह जाते हैं, 42 से रह जाते हैं, 42 का मतलब इक्वल हो गया, मतलब जो यदि रह गया उसके अंदर यदि एक वोट भी कम रह गया तो फिर उसमें एमएलए का वोट काम करता है। मैं आपको बताऊं, उसमें विधायक का वोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे 42 हो गए, 43 नहीं हुआ, तो उसमें एमएलए अपना वोट एक काम ले सकता है, वो भी प्रस्ताव पास हुआ माना जाएगा। सांसद का वोट ही होगा इसमें? सांसद का वोट नहीं होता, सांसद का वोट नहीं होता, विधायक का वोट होता है। जिला परिषद में सांसद का वोट होता है, या जो भी जिला परिषद के अंदर सांसद का वोट होता है। और सर वोटिंग जो होगी वो गुप्त होगी या? नहीं, बिल्कुल गोपनीय तरीके से होती वोटिंग, जैसे होती है वैसी होती है। जैसे अपना आम वोटिंग करते हैं वैसे ओपन वोटिंग कुछ भी नहीं होती, गोपनीय तरीके से वोटिंग होगी। और मैं फिर इस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कोई पार्षद यदि एब्सेंट भी रह जाते हैं तो उसके अंदर बचे पार्षद कितने हैं। इस बार भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अनुपस्थित रहने की संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर की फीलिंग है। बाकी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मैं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आ जाती है खबरें। अंतरात्मा की आवाज़ आ जाएगी किसी मतलब अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, मेरे पास खबरें आ रही है कि कुछ 1-2 मेंबर ऐसा कर सकते हैं कि वो अनुपस्थित रह सकते हैं। चलो वो इस सब्जेक्ट से हट के बाद, यदि नो कॉन्फिडेंस से मोशन पास हो गया, गिर गया, यदि गिर गया तो सभापति मतलब अपना कार्यकाल पूरा करेगा। 6 महीने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश बिल्कुल दोबारा नहीं आ सकता, फिर नहीं आ सकता, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ का है और 6 मंथ ही बचे हैं अब। तो सभापति रहेंगे, और यदि नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, पास होने के बाद फिर कलेक्टर उनको 10 या 15 दिन का टाइम देते हैं नए सभापति के चुनाव का। सर इसमें सर जो उप सभापति होते हैं वो सभापति बनते हैं नया, या फिर प्रशासनिक? टेक्निकली आपको बताऊं, कार्यवाहक जो सभापति रहेगा वो वाइस चेयरमैन ही रहेगा टिल देन, जब तक नए सभापति का चुनाव नहीं होगा तब तक। और जो वाइस चेयरमैन है वो और उसका नगर परिषद का और सभापति रहेगा। नहीं, कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि प्रशासक लगा दिया जाता है प्रशासन की ओर से, न कि चुनाव करवाए जाते हैं सभापतियों ने। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, लॉ के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। देखो कई बार कई चीज़ें बहुत सी हो जाती हैं। अब मैं ये जो हमारे सामने जो मामले आते हैं, कई बार हो जाती है कि जैसे आपको नोटिस मिनिमम 20 दिन का देना है, और यदि गवर्नमेंट को करना हो, सरकार को करना हो, और यदि वो 19 दिन का नोटिस दे दिया तो टेक्निकली फॉल्ट है। और यदि 30 दिन से ऊपर निकाल दिया तो वो टेक्निकल फॉल्ट है। कौन सा 7 डेज वाला नोटिस, 7 दिन का जो पार्षद को नोटिस दिया जाता है, उसमें यदि 20 की जगह 19 का दे दिया तो टेक्निकली फॉल्ट, हाई कोर्ट स्टे कर देगा उसमें। और यदि 30 दिन से ऊपर का टाइम निकाल दिया तो टेक्निकली फॉल्ट, उसमें हाई कोर्ट स्थगन कर देगा। सर ये सारे जो दिन होंगे, जो 37 और 27 दिन बता रहे हो आप, ये कार्य दिवस होंगे सरकारी या फिर छुट्टियां भी इसमें काउंट? कार्य दिवस का नहीं होता इसमें, कार्य दिवस का नहीं होता इसमें। तो जिस दिन आपने पुटअप किया है सारे दिन ही काउंट होंगे, कार्य दिवस का नहीं है उसमें। तो 20 डेज और 30 डेज का है, नहीं कि वर्किंग डे का। एक संशय ये भी है कि जो पार्षद जो प्रस्ताव में हाँ भरेंगे, जो प्रस्ताव पेश किया जिन्होंने, जो प्रस्ताव के समर्थक है, क्या वो ही वोटिंग करेंगे, जो या फिर जिन्होंने जो समर्थक नहीं है वो नहीं करेंगे? ये सारे करेंगे वोटिंग? समर्थक का नया समर्थक का नहीं होता। समर्थन और भी 2 पेटियाँ रखी जाती है। आप मशीन से कराते हैं तो मशीन से नहीं, पेटियाँ रखी जाती है। उसके अंदर जो प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल रहा है वो प्रस्ताव के पक्ष में डालेगा, और जो खिलाफ डाल रहा है खिलाफ डालेगा। प्रजेंट जो जितने भी हैं उनका कैलकुलेशन निकलेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें 2 या 3 पार्षद एब्सेंट रह जाते हैं, यदि वो विरोधी पक्ष के रह जाते हैं, विरोधी मतलब हटाने वाले रह जाते हैं तो फिर मामला गड़बड़। और यदि वो पास करवाने वाले रह जाते हैं तो भी मामला गड़बड़। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने की है। अभी गजेंद्र जी बहुत लंबा टाइम पड़ा है,
और उसके अंदर अंत तक ऊँट किस करवट बैठेगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्यों कि मैं इस समय एक थर्ड आई बना हुआ हूँ। थर्ड आई का मतलब है कि भी किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। तो मैं एक तीसरी आंख बना हुआ हूँ और आपके सामने जो बातें रखी है वो मैंने सारी कानूनी बातें रखी है। कुछ एक दो बातें जैसे मैंने मेरे विवेक से बताई कि भी मेरे पास ऐसी खबरें हैं कि 2-3 पार्षद है वो एब्सेंट रह सकते हैं, किस साइड के रह सकते हैं ये मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करने वाला। लेकिन मेरे पास पूरी सूचना इस प्रकार की है कि ऐसी बातें होगी, हो सकती है, नहीं होगी ऐसी बातें। क्या सर इस पूरी प्रक्रिया में सत्ता का भी हस्तक्षेप रहता है किसी प्रकार का? 100% रहता है। मैंने आखिरी बात जो आपको बताई वो सत्ता से संबंधित ही बताई कि कलेक्टर यदि कोई टेक्निकल अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। भाई आज एक बात बताओ, जिला कलेक्टर मुझे नहीं कहना चाहिए, अपने ये मानना चाहिए कि निर्वाचन है वो सही दृष्टि से होता है। लेकिन बड़े बड़े एमपी हारे हैं, एमएलए हारे हैं, तो वो सारा सत्ता का प्रभावित होता है इनडायरेक्टली। मैंने आपको एक टेक्निकल चीज़ बताई कि यदि 20 दिन का 19 दिन का नोटिस दे दे और कलेक्टर वहाँ अब वो 19 दिन पूरे होते ही क्या 7 दिन का नोटिस दे दे तो वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया। इसी प्रकार 30 दिन को काउंट करके साहब काउंटिंग में गलती रहेगी, नहीं समझे। अब एक कलेक्टर को तो अपोलॉजी तो करनी है, हाई कोर्ट में एक अपोलॉजी तो करनी है कि भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया। फ़ायदा तो किसी को पहुंचाना होता है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बात हो, ऐसी बातें हो, लेकिन सत्ता में प्रभावशाली चीज़ें ये काम करती है। क्योंकि एमपी हारते देखे मैंने, चूरू के अंदर भी ऐसा एक इलेक्शन हुआ था जब भैरव सिंह जी शेखावत थे चीफ मिनिस्टर और राम सिंह जी जय सिंह जी के बीच में जो डिफरेंस था उसमें क्या हुआ था, यही हुआ था। बाद में हाईकोर्ट ने, ठीक है राम खिलाड़ी मीणा उस समय कलेक्टर थे, निर्वाचन अधिकारी, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ चले गए, 5 साल तो चला गया ना। देखिए ये व्यक्तिगत विचार हैं, ये पर्सनल विचार, ये पर्सनल जानकारी वो वकील साहब की है, किस प्रकार से सत्ता से भी प्रभावित है वो रहता है। सर मेरा एक अब आपसे क्वेश्चन है, सरदार विकास मंच से क्वेश्चन है कि वो इस मसले में दूरी क्यों बनाए हुए है? क्योंकि छोटी छोटी बात पर सरदार विकास मंच से वो जाना जाता है अपनी मुखर आवाज़ के लिए, अपनी मुखर वक्तव्य के लिए। देखिए पहली बात तो मैं तो इस राजनीतिक कीड़े से दूर हूँ। दूसरी बात है, मैं हमेशा से आपको पहले इंटरव्यू भी दिया था, मैंने आपको कहा था कि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो मेरा दोनों के प्रति किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। लेकिन सरदार शहर में वर्तमान में विकास चल रहा है। अब ठीक है, मैं तो वीडियो पे देखता हूँ, कई विकास के बारे में डाल रहे हैं, कई विकास के बारे में डाल रहे हैं, कई खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, तो ठीक है यदि विकास अच्छा होता है विकास। अब मैं आपको सही बताऊँ, ईमानदारी की बात बताऊँ, स्टार्टिंग में जो काम शुरू हुआ था ना वो बड़ा एक ऐसा सुकून देने वाला काम था और था कि भी अतिक्रमण वाला, हाँ अतिक्रमण हटाओ वाला काम शुरू हुआ था। अब ये मतलब राजवाड़े कुएं तक गया तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद जो उन्होंने थोड़ी सी भूल की, जाने में की, अनजाने में किसी की या किसी के कारण से की, क्योंकि इस समय मैं किसी पक्षधर नहीं हूँ, हमने धरना भी लगाया था, आपके सामने लगाया था। जो मैटर बीच में लिया किसी कारण से लिया, वो मैटर इनक्रोचमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अतिक्रमण नहीं था। वो भी आपके दीवार जो बनी हुई है वो पहले तो उनके पट्टे की गड़ी थी, उनके जो बड़िया परिवार की पट्टे की गड़ी थी। फिर 50 साल पुरानी एनओसी उनके पास थी, दीवार बनाने की कोई किसी के पास नहीं मिलेगी। उसी दीवार की जो 2 हवेलियों के बीच में दीवार बनी हुई थी, एक मतलब 1 इंच भी बाहर नहीं, उसकी भी एनओसी ली हुई थी। तो ये जो दीवार है जिसको बाकी लोगों ने काफ़ी उसको मजे लिए, सोशल मीडिया पे बहुत मजा लिया, किसी ने अंबुजा सीमेंट की दीवार बताया। उसी पे सरदार विकास मंच छोटे बड़े चाहे जो भी मुद्दे हो हमेशा मुखरता के साथ लड़ता है आंदोलन, चाहे गरीब की बात हो, किसान की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। लेकिन ये दीवार ही थी कि कांग्रेस बीजेपी को एक कर दिया इस दीवार ने, और ये इसी का खामियाजा राजकरण चौधरी। मैं बताऊँ किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होगा, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ। भी विधायक परिवार था, उनका था कि भी वो तो मौके की तलाश में थे, विधायक परिवार है उनका तो मौके की तलाश था। लेकिन विकास मंच ने पहले अपने सलाहकार मंडल की टीम भेजी, वहाँ सारे उनके पीडीएफ से कागज़ मंगाए। मैं खुद शाम को गया और जाकर के देखा। फिर एक बात बताओ मुझे, अशोक जी पिंचा तो उनके साथ थे, राजकरण जी के साथ थे अशोक जी पिंचा।
और उनकी घरवाली सुषमा पिंचा इनका पुराना वार्ड है जहाँ से ये चुनाव लड़ते आए हैं, अपने उनके खुद के समाज के थे, जो भी है। देखो अब जो भी है, आज आप सोशल मीडिया पे देखो क्या हो रहा है भी। अब कोई राजकरण जी के रिश्तेदार है तो जैसे मैंने कोई ऐसा वैसा कोई कमेंट्स डाल दिया तो धमाक से आएगा, तो वो कि एक समाज से आदमी बंधा होता है अपनी जाति से, उसके कोई रिश्तेदार निकल जाते हैं, कोई कुछ निकल जाते हैं। तो 4 बार सुषमा पिंचा ने उनको फ़ोन किया, सुषमा जी के कहे मुताबिक मेरे सामने उन्होंने बातें कही थी। और अशोक जी पिंचा का भी इंटरव्यू मैंने सुना था, उसके अंदर कहा कि मेरी घरवाली ने इनको 4 बार फ़ोन किए। एक्चुअल में इन दिनों में थोड़ी दूरियां बढ़ी थी इन दोनों के बीच में। इसका कौन सा फ़ायदा उठाया? इसकी दूरियां बढ़ी थी और बढ़ करके थोड़ा झुकाव इनका जब रणवा जी के पक्ष में हुआ, उसके 1000 कारण होते हैं। क्योंकि जैसे चेयरमैन नहीं, ये कमिश्नर नहीं आ रहा था और रणवा जी नहीं चाह रहे थे कि कमिश्नर आए। रणवा जी के तो बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा था। पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके अंदर तो रणवा जी थे, वो रखवाने वाले में तो रणवा जी थे ना। अशोक जी पिंचा तब आए हैं, उस समय ठीक है 1 वोट की बाजी रह गई थी। वो किस कारण से रह गई थी जो भी अपन सब जानते हैं इस बात को। लेकिन बात जब अशोक जी पिंचा को राजकरण जी ने बिल्कुल ही एक जो इग्नोर किया, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा गलत मानता हूँ। ठीक है, बीजेपी छोड़ना वो उनका व्यक्तिगत मामला था। राजकरण जी का मेंटल टॉर्चर के लिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, तो उनको मेंटली हैरेसमेंट किया गया था रियल के अंदर ही। मैं तो खुलेआम लगाता हूँ ना कि जब सब कुछ हिसाब उनका चूकता कर दिया गया था तो कृष्णा बस स्टैंड से लड़ाई शुरू हुई थी। अब मैं इसके ऊपर लंबा चलूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा आपका। लेकिन रियल में मेंटल टॉर्चर किया गया था उनको। लेकिन ये एक वजह रही कि इसलिए ये महंगी पड़ गई ये दीवार प्रकरण राजकरण चौधरी को, इसलिए ये सब भाई दीवार प्रकरण में उनको एक मौका मिल गया। लेकिन सर इससे हम यूँ भी तो देख सकते हैं कि लेकिन जब राजनीतिक मामला है ना, इसको राजनीति पूरा दूसरे तरीके से मोड़ दिया तो हम हमारे वापस उस कंडीशन में आके घर बैठ गए। लेकिन सर वो आपका ठीक है, लेकिन इसमें हम अनिल शर्मा की रणनीतिक कौशल भी इसमें दिखता है। एक उन्होंने कांग्रेस भाजपा को 4 भागों में बांट दिया। मुझे एक बात बताओ, नहीं 14 पार्षद भाजपा के नाराज होना, आज कितने पार्षद है भाजपा के उनके पास? 4 या 5, उनमें भी घटेंगे, उनमें भी घटेंगे। 4 या 5 पार्षद है, मैं मान के चल रहा हूँ। इसका तो राजकरण जी को जवाब देना पड़ेगा कि 14 पार्षद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इसमें 7 पार्षद पिछले नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपके साथ थे। ये पार्षद आपसे क्यों नाराज हुए? भी आपने पार्टी के पार्षद है, उन पार्षदों को तो आपको रखने की जिम्मेवारी थी ना। भी किसी भी कारण से उनका काम नहीं हो रहा है। मतलब ये कि अनिल जी के पास एक मौका है, उन्होंने उस मौके का लापक लिया। बिल्कुल बुनाएगा, हर आदमी मौके को अपना बुनाएगा। उनका मिशन है। अब लोग बातें बना रहे हैं, मैं कई फेसबुकों पे देखता हूँ, हंसी भी आती है कि अब आपके पास 29 है क्या? मतलब कब है? जब सभापति का चुनाव होगा। अरे भाई क्यों कांग्रेस क्यों पंगा लेगी 4 महीने के लिए? क्यों चेयरमैन बनाएगी अपना कांग्रेस 4 महीने के लिए? नहीं बनाएगी। निश्चित रूप से वो बीजेपी को मौका देगी। यही बीजेपी का प्लस पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। यही बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि 10 दिन के बाद में और भाजपा का भी बैठेगा। अब उनको चाहे निष्कासित किया जाता है नहीं किया जाता है, देखो निष्कासन होना वापस लेना ये पार्टियों की मजबूरियाँ होती है। 6 महीने बाद में निष्कासन, पहले निष्कासन कर दिया जाता है, फिर वापस ले लिया जाता है। इन चीज़ों को आजकल चाहे पार्षद हो चाहे नेता हो बड़े हल्के में लेना शुरू कर दिया इनको। कौन सा पार्टी ने अब दल बदल विधेयक इसमें लागू नहीं होता। जो विधानसभा में होता है दल बदल विधेयक, उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसके अंदर व्हीप जारी होता है बाकायदा, वो तो इनमें होता नहीं। मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, इसमें लोकल बॉडीज़ में भी होना चाहिए दल बदल, क्योंकि इसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग वाला काम लंबा चलता है। हॉर्स ट्रेडिंग, अब हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ खरीद फरोख्त का काम हो, भी मानसिक दबाव बनाना है और दबाव बनाना है, छोटी सी बात को लेके अग्रेसिव हो जाना है, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती है। भैया मुझे एक बात बताओ, आज पिंचा जी ने अपने पत्ते थोड़ी कर लिए कि किसको चेयरमैन बनाएंगे, नहीं ना। तो सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं बन जाऊँ। मैं बेबाक बोल रहा हूँ। पिंचा जी से दूरी बनाए हुए इस पूरे प्रकरण से। भाई सुन लो मेरी बात, रोल है पिंचा जी का इसमें। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। मेरी पिंचा जी से इस संबंध में कोई बात नहीं भी, लेकिन घटनाएं बोलती है, घटनाएं बोलती है। भी पिंचा जी कुछ भी कहें, पिंचा जी को देखो, मानो न मानो राजकरण जी ने हर्ट किया,
हर्ट किया। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय दोनों का इंटरेस्ट था। जब ये चुनाव हुए ना, उस समय पिंचा जी का अलग इंटरेस्ट था और राजकरण जी सोच रहे थे कि भी एमएलए बन जाऊँ, और वो मौका मिल गया विधायक को, अच्छा भला मौका मिल गया और उसका फ़ायदा भी मिला और बीजेपी को हारना पड़ा यहाँ, वरना बीजेपी हारने का मतलब ही नहीं था। सर अंतिम सवाल मेरा, सरदार शहर का कृष्णा बस स्टैंड हो जो कच्चा स्टैंड के नाम से जाना जाता था, या फिर बीकानेर रोड के ऊपर एक स्टैंड बनाया, इसके अलावा लोहारा गाड़ी पर सड़क बनाई, इसके अलावा अतिक्रमण चला, इसके अलावा कई सारे पार्क, नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार हुआ, इसके अलावा सरदार शहर के हृदय स्थली के यहाँ पर भी एक पार्क बना। सर काम बड़े हुए, कोई सोच सकता था कितने बड़े काम भी होंगे सरदार शहर में, अच्छे काम हुए। अच्छे कामों की प्रशंसा इंसान को करनी चाहिए। आपने जितने भी काम गिनाए मेरे व्यक्ति के ध्यान में शानदार से शानदार काम हुए, लेकिन कुछ काम अधूरे भी रहे। मैं आपको बताऊं, जैसे 4 गिनानियों का इनका कमिटमेंट था। गिनानियों की हालत बहुत खराब आज, चारों साइड की गिनानियों का, और सभापति जी का कमिटमेंट था कि भी चारों गिनानियों में का निर्माण कराऊंगा। नंबर 2, बाज़ार की व्यवस्था, चारों बाज़ार की व्यवस्था, सब्जी मंडी से ले लो, मेन बाज़ार के ले लो, पानी निकासी की व्यवस्था वो खराब पड़ी है। लेकिन आपने जो काम गिनाए है ना, रियल में टॉप काम हुए हैं, उसके लिए मैं सभापति महोदय की प्रशंसा भी करता हूँ। की बात आ रही है, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है सरदार शहर में। एक समय वो भी था, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ और देखता था जब बरसात आ जाती थी तो 3-3 दिन तक बाजार नहीं खुलते थे, पानी यहाँ तक आता था। मैं खुद जब आता था तो बरसात में 30 साल से चल रही है समस्या, लेकिन इस बार नहीं वो दिखने को मिली। 30 साल से ये समस्या चल रही है कि भी सरदार शहर के अंदर यदि 2-2 बूंद 2-2 आंगली भी पानी हो जाए ना, तो वो पानी वो फिर बाज़ार में से आदमी का जीना दुभन हो जाता है। लेकिन ये इनके प्रेफरेंस में था, चारों गिनानियाँ और जल निकासी व्यवस्था वो प्रॉपर ढंग से ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बार वो पानी नज़र नहीं आया बाज़ारों में। यदि नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं देखो थोड़ा सा एब्सेंट रहा, लेकिन जो वीडियो मेरे पास आ रहे हैं या फेसबुक पे आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे, फेसबुक पे जो वीडियो देख रहा हूँ मैं, अब कल भी कई वीडियो देख रहा था, कई पूरे मार्केट को एकदम भरा हुआ दिखा रहे थे। अब वो पानी कितनी देर रुका, उस समय तो पानी जब खींचा जाता है तो वो एक इंटरेस्टेड पर्सन खींचता है। लेकिन जिनको ज्वेलसी होती है ना, भी जैसे चेयरमैन से नाराज़ है, उसने डाली तो वो तो ताज़ा वीडियो डालेगा, लेकिन 1 घंटे बाद यदि वो बाजार खाली हो गया तो मैं उसकी प्रशंसा ही करता हूँ, मैं उस बात की प्रशंसा ही करूँगा कि वो पानी की अच्छी व्यवस्था में मानी जाएगी। तो लेकिन गिनानियों का काम है अभी भी अधूरा है। अंतिम सवाल सर, नए रंग देखने को मिलेंगे आगामी कुछ दिनों में सरदार शहर की राजनीति में? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या गिरेगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो देखिए वकील साहब है जो कि हर बात पर मुखरता के साथ जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं सत्ता से, और तमाम छोटे बड़े मुद्दे हों वहाँ पर धरना देने में पीछे नहीं रहते, आंदोलन करने में पीछे नहीं रहते। इस पूरे प्रकरण में इंटरव्यू देने से पहले वकील साहब ने कहा था कि मैं राजनीति के ऊपर एक शब्द नहीं बोलूँगा, केवल आप जानकारी ले सकते हो कि आखिर क्या प्रक्रिया रहेगी। लेकिन फिर भी हमने अपनी ओर से कोशिश की कुछ हमारे दर्शकों तक नया पहुँचे, बुलवाई दिया। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से वकील साहब एक अलग छवि है सरदार शहर में, और हमने भी ये सोचा कि आप तक अगर अच्छी जानकारी पहुंच सकती है तो वो यहाँ से पहुंच सकती है, इसलिए हम वकील साहब के पास आए, और हमें उम्मीद है कि आप तक अच्छी जानकारी पहुंची होगी और आपके मन में जो संशय चल रहे थे, जो सवाल थे इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए होंगे।